Welcome back to my channel. So today we will finish our chapter number 1 of class 10th history, the rise of nationalism in Europe in this part. I hope आपने previous parts देख लिए होंगे. Otherwise you will get the link of playlist in the description. Fine, without wasting our time, let's start the new topic. Today's topic is the making of Germany and Italy. So जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि कंजर्वेटिव ही एंड में आते हैं पावर में, एंड जितने भी रिवोल्यूशनरीज होते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं, वो पावर लेते भी हैं, कहीं कहीं पर इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं, बट स्टिल फोर्स की एंड प्रूफ की हेल्प से कंजर्वेटिव ही एंड में पावर में आते हैं. सो ऐसे ही कुछ चल रहा था. लेकिन जर्मनी में हमने देखा जो जर्मन नेशनलिस्ट थे 1848 में, उन्होंने क्या सोचा कि हम जर्मन स्टेट्स को, जितने भी रीजन हैं जो कि जर्मन के हैं, उनको यूनाइट करेंगे. अगर हम अपना पुराना मैप देखेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि जर्मन के अलग अलग एरियाज एंड रीजन हैं जो कि उस वक्त की मोनार्की के अंडर आते थे. इसी वजह से वो काफी ज्यादा अलग अलग हुए हुए थे, मतलब डिफरेंट रीजन में डिवाइड हुए हुए थे, बटे हुए थे. सो इसी तरह जर्मन पीपल्स ने सोचा, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, ये जो नेशनलिस्ट थे ये जर्मन मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इन्होंने कहा अब हम जर्मन का यूनिफिकेशन करेंगे. सो इस तरीके से हमें जर्मनी का यूनिफिकेशन देखने को मिला. एंड ये जो मूवमेंट था, ये जो यूनिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होना था, इसका लीडरशिप किसने लिया? प्रूशिया ने. हमारा पॉइंट भी है, प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. एंड जो पूरी प्लानिंग एंड इस प्रोसेस के जो आर्किटेक्ट जिसे कहा जाता है वो कौन है? ओटो वन बिस्मार्क. इनकी वजह से हमारा पूरा प्रोसेस का, पूरी प्लानिंग का आर्किटेक्ट हुआ. मतलब इन्होंने पूरा प्लान बताया था, लाइक किस तरीके से हम किस रीजन को किस तरीके से जोड़ेंगे एंड ऑल. एंड ऐसे कैसे खुद इंसान कर सकता है? किसी की हेल्प तो जरूर ली होगी. बिल्कुल ऐसा था. प्रूशियन आर्मी एंड प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इन्होंने पूरा आर्किटेक्ट बनाया था जर्मन स्टेट का, नेशनल स्टेट जो बनने वाला था उसका. सो इस यूनिफिकेशन के लिए 3 वॉर्स होते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ. एंड इन द एंड प्रूशिया ही विक्ट्री होता है. एंड इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस होता है यूनिफिकेशन का वो खत्म हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट, उन्होंने एक सेरेमनी में जो कि वर्साइल में हो रही थी, वहां पर उन्होंने जर्मन एम्परर को प्रोक्लेम किया, मतलब जर्मन एम्परर घोषित किया. नाउ जर्मनी यूनिफाई हो गया, एक पूरा नेशन बन गया. तो उसके लिए जो एम्परर की जरूरत है वो उन्होंने घोषित कर दिया और एक नया स्टेट को प्लेस कर दिया गया, जिससे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हुआ किन चीजों का? करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम. सो इस न्यू स्टेट ने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया था मॉडर्नाइजिंग को, इन सब चीजों को. सो हम कह सकते हैं कि जो प्रूशियन प्रैक्टिस हुई है, जो प्रूशियन ने एक काम किया है जर्मनी के लिए, वो एक मॉडल बन सकता है इन लोगों के लिए. सो विद दिस जर्मनी जो है हमारा यूनिफाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन किंग एंड देयर सपोर्ट. ऑलराइट, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इटालियन यूनिफाइड और इटालियन यूनिफिकेशन. सो जिस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसी तरह अब हमें इटाली का जो यूनिफिकेशन देखना है. 19th सेंचुरी के मिड में इटाली जो था वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट. तो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटाली. उनमें से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा था जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था, अदरवाइज बाकी सब पे कोई और रूल करता था. यानी कौन सा स्टेट था? सार्डिनिया, पिएडमोंट. ऑलराइट. एंड और क्या प्रॉब्लम थी? अभी तक इटालियन लैंग्वेज जो है वो कॉमन फॉर्म में एक्वायर नहीं की गई थी. अभी भी अलग अलग रीजन में लोकल वेरिएशंस थे, अलग अलग रीजन के हिसाब से लैंग्वेज में थोड़े से वेरिएशंस थे. इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था 1830s में गिउसेप मैज़ीनी, इन्होंने इटाली के यूनिफिकेशन का या यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक का एक आइडिया दिया था. सो इसी से हम आज पढ़ने वाले हैं. इसी की हेल्प से इटाली में यूनिफिकेशन हुआ. सो पॉइंट हमारा ये कहता है कि गिउसेप मैज़ीनी ने एक प्रोग्राम सेटअप किया पूरा, एंड ऐसे लोग जिनकी यही थिंकिंग थी कि इटाली को यूनिफाइड करना है, दे पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर इटालियन रिपब्लिक. इसके लिए इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी एंड जिसका नाम था यंग इटाली, ताकि ये जो इनके गोल्स हैं, जितने भी इनके थॉट्स, थिंकिंग्स एंड इनका जो एम है इटाली को यूनिफाइड करने का, वो कंटिन्यू में रहे, उसको ब्रेक डाउन न कर दिया जाए. सो इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा वॉर भी हुए, रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग भी हुई, लेकिन ये सब फेल हो गए. सो नाउ ये जो रीजन था इटाली का, उसको जो रूलिंग एलाइट्स थे इस रीजन के, उन्होंने देखा, लुक आफ्टर किया एंड काफी थॉट प्रोसेस के बाद उन्होंने सोचा कि अगर इटाली का यूनिफिकेशन होता है एंड अगर इटालियंस जो है उनको
इटाली को अपने पूरी नेशन स्टेट बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इटाली को हमें ऑफर करना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस हमें देंगे। एंड ऐसा हुआ भी था। इटालियंस जो थे उन्होंने ऑफर किया था कि ठीक है, अगर आप हमारी मदद करेंगे हमारी यूनिफिकेशन में, तो हम आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए कुछ प्लेसेस एंड एरियाज को ऑफर करेंगे, मतलब आपको देंगे। एंड जो ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था, पूरा मूवमेंट था, उसको कौन लीड कर रहा था? चीफ मिनिस्टर सेवियर। एंड एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ना तो ये रिवोल्यूशनरी थे एंड ना ही डेमोक्रेट, बट स्टिल इनकी लीडरशिप में ये मूवमेंट पूरा चल रहा था इटाली के रीजन्स को यूनिफाई करने का। एंड काफी ज्यादा हार्डशिप की कंडीशन एंड पूरी प्रैक्टिसेस, वॉर्स, एंड यहाँ लिखा भी है थ्रू टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। सो इन सब की एंड में फाइनली हमको देखने को मिला कि इटालिया सक्सीड कर जाता है ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट करने में। एंड इसके लिए टाइम कितना हो गया था? 1859। जस्ट इमेजिन 1830s में ये आइडियाज इमर्ज हुआ था कि इटाली को यूनिफाई करेंगे, बट फिर बीच में वो वॉर्स को हार जाते हैं, कुछ वॉर्स होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, एंड फाइनली इन 1859 दे सक्सीडेड ओवर अदर। सो इन 1861 विक्टर एमालियन सेकेंड वो यूनिफाइड इटाली के किंग को प्रोक्लेम कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। एंड जो हमारा प्रोसेस था पूरा इटाली यूनिफिकेशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली, काफी सारी इटालियन पॉपुलेशन अभी भी ऐसी थी जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से बिल्कुल अनअवेयर थी। एंड ये सब सिर्फ इलिटरेसी रेट की वजह से था। लोग एजुकेटेड नहीं थे, इस वजह से उनको अभी पता ही नहीं था कि ये बेसिकली नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी जो पूरी आइडियोलॉजी है ये किस तरह वर्क करती है। सो पूरा यूनिफाइड इटाली होने के बावजूद भी अभी भी पॉपुलेशन ऐसी है, बट स्टिल सक्सेसफुली जो पूरा प्रोसेस था, पूरा मूवमेंट था, वो फिनिश हुआ। नाउ हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या कहता है? अब हमें एक स्ट्रेंज केस पढ़ना है ब्रिटेन का। लेट्स सी इसमें क्या है। यस, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ब्रिटेन नेशन स्टेट बना, वो ना तो किसी अपहील का रिजल्ट था, मतलब ना तो कोई रिवोल्यूशन हुआ, ना कोई मूवमेंट एज सच। देन कैसे ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ? इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। सो ब्रिटेन में जो लोगों की इनहेबिटेंट थी उसमें डिफरेंट पीपल्स थे, डिफरेंट प्राइमरी आइडेंटिटीज थी लोगों की, एंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप हम कह सकते हैं। उनमें से कौन से हैं? इंग्लिश, स्कॉट, आयरिश, वेल्श एक्सेट्रा। सो ये कुछ एथनिक ग्रुप्स थे। जो इंग्लिश नेशन था वो काफी ज्यादा वेल्थ में ग्रो हो गया था, इम्पोर्टेंस भी थी, एंड उसके पास पावर भी थी, एंड इसके पास एबिलिटी थी कि ये अपना इन्फ्लुएंस अदर नेशंस पे, अदर नेशंस जो थी आइलैंड्स की, उन पे इन्फ्लुएंस अपना डाल सकते थे। सो इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज कर लिया था मोनार्की से, एंड उसी की वजह से इंग्लिश नेशन उसने दूसरे नेशंस को अपने अंदर मर्ज करना स्टार्ट कर दिया ताकि एक्सटेंड हो जाए, ताकि बड़ा हो जाए वो रीजन। सो इसी तरह हमें एक्ट बताया हुआ है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इसका क्या रिजल्ट निकलता है? एक फॉर्मेशन बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। सो इस तरीके से हमारा ब्रिटेन इमर्ज हुआ, बना। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट साइन हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन। उसी वजह से ये यूनाइटेड किंगडम बने, अलग अलग किंगडम्स को यूनाइट कर दिया गया, और इस तरीके से ये ग्रेट ब्रिटेन बना। सो ग्रेट ब्रिटेन बन गया है, लेकिन अभी भी इंग्लिश एंड इंग्लैंड का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ज्यादा डोमिनेंस है। जैसा हमारा लिखा हुआ भी है, इंग्लिश मेंबर डोमिनेटेड द पार्लियामेंट। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट था उसकी डोमिनेंस वो इंग्लिश मेंबर्स के पास थी। जिस तरीके से स्कॉटलैंड एंड स्कॉटिश पीपल्स मेंबर्स को ट्रीट किया जा रहा था जब वो सफर कर रहे थे, उसी तरह आयरलैंड भी सफर कर रहा था। एंड ये कैसी कंट्री थी? ये कंट्री डिवाइडेड थी कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में। तो इंग्लिश ने आयरलैंड के साथ क्या किया? इन्होंने प्रोटेस्टेंट जो थे आयरलैंड के एज अ डोमिनेंस स्टैब्लिश कर दिया कैथोलिक्स के ऊपर, ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। सो इन सारी सिचुएशन की वजह से रिवोल्ट हो गया, लेकिन रिवोल्ट भी फेल हो गया। जो कौन लीड कर रहा था? वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। सो जो आयरलैंड के लोग थे, आयरिश पीपल्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। तो इसकी वजह से आयरलैंड को भी जबरदस्ती फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट करना पड़ा यूनाइटेड किंगडम में। यानी कि अभी तक सिर्फ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ही था यूके में यूनाइटेड किंगडम। नाउ अब आयरलैंड भी उसमें फोर्सली ज्वाइन हो गया। और जो न्यू ब्रिटेन था उसका सिंबल क्या है? ब्रिटिश फ्लैग का यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वही मेन स्पीकिंग लैंग्वेज बनाई गई। एंड इन सारी चीजों को, इन सिंबल्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। सो दिस इज हाउ
ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फॉर्म में आया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। इसमें हमें देखना है नेशन को कैसे विजुअलाइज किया गया। 18th एंड 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट जो थे उन्होंने नेशन को एज पर्सोनिफाइंग करके दिखाया। वो किसी भी कंट्री को एक पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि नेशन को फीमेल फॉर्म में पर्सोनिफाई किया गया है, उसका ये मतलब नहीं था कि ये किसी पर्टिकुलर वुमेन से बिलोंग करती है जो कि रियल लाइफ में थी। इट्स जस्ट अ पर्सोनिफिकेशन। एंड इस तरीके से जो फीमेल फिगर थी वो नेशन की एल्गोरी बन गई। एल्गोरी क्या होता है? कोई भी स्टोरी, पोएम या पिक्चर जो एक हिडन मीनिंग को रिवील करे उसको एल्गोरी कहते हैं। जैसे कि इनका एग्जाम्पल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था। फ्रेंच आर्टिस्ट ने फीमेल एल्गोरी को यूज किया था लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक के आइडिया को शो करने के लिए। डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते थे, जैसे कि लिबर्टी के लिए रेड कैप और ब्रोकन चेन का यूज हुआ एंड जस्टिस के लिए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो कि वेटिंग स्केल को कैरी किए हुए है। फ्रांस में वो जो लेडी थी जो नेशन को शो करती थी उनको क्या कहा गया? क्रिश्चियन मारियन। एंड जर्मनी में भी इसी तरीके से एल्गोरी यूज की गई थी जर्मन नेशन को शो करने के लिए। एंड उनको अगेन फीमेल फिगर आई थी, उसको क्या कहा गया? जर्मानिया। अगेन इनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया? जैसे ये एक क्रोन पहने हुई है ओक लीव्स का, एंड जो जर्मन ओक्स हैं वो क्या स्टैंड करते हैं? हीरोइज्म को। तो इस तरीके से नेशन को कुछ विजुअलाइज किया जाता था। मैं आपको कुछ एल्गोरीज दिखा देती हूँ। सी, ये जो हमारी फिगर शो है ये एल्गोरी है एंड ये क्या शो कर रही है? जस्टिस को। एंड हियर इज जर्मेनिया। अब हम अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नाउ 19th सेंचुरी के क्वार्टर पीरियड में क्या हो रहा था? नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे वो काफी ज्यादा इंटॉलरेंट बन गए आपस में एंड बिल्कुल रेडी थे वो लोग वॉर के लिए। जो नेशनलिस्ट ग्रुप था उनमें आपस में ही कोई प्रॉब्लम थी, कोई एंगर था किसी बात पर, तो वो लोग आपस में ही लड़ने को तैयार थे, काफी ज्यादा इंटॉलरेट हो गए थे। एंड जो मेजर यूरोपियन पावर थी उसने नेशनलिस्ट एस्पिरेशन जो था लोगों का उसको मैनिपुलेट किया टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्टिक एम। मतलब यहाँ अब ये देखा जा रहा है कि नेशनलिस्ट ग्रुप में ही काफी ज्यादा तनाव है एंड जो यूरोपियन पावर है उसका इंपीरियलिस्टिक एम है एंड वो नेशनलिस्ट जो सब्जेक्ट लोग हैं उसको मैनिपुलेट कर रही है। एंड जो नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे ज्यादा सीरियस सोर्स है 1871 के बाद का वो था बाल्कन। ये बाल्कन एरिया है, पूरा रीजन है। इनमें क्या क्या आता है? जोग्राफिकल एंड एथनिकल वेरिएशन, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड एक्सेट्रा ये सब इसमें आते हैं। एंड इन सबको ब्रॉडली क्या कहा जाता है? स्लाव्स। एंड ये जो काफी बड़ा बाल्कन का रीजन था उसका काफी पार्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। सो हम जानते हैं ऑटोमन एम्पायर इज अगेन वेरी लार्ज एंड वास्ट एम्पायर। लेकिन 19th सेंचुरी में ये लोग क्या चाहते थे कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म हो, लेकिन इसमें काफी कम सक्सेस हुई। सो जब ऑटोमन एम्पायर में बाल्कन रीजन में मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, काफी कम सक्सेस मिला, तो इस वजह से काफी सारे यूरोपियन सब्जेक्ट जो थे वो उसमें से ब्रोक आउट हो गए एंड उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से उसके अंडर से खुद को हटा लिया एंड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। सो रेबेलियन नेशनैलिटीज जो थे बाल्कन में उन्होंने अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा एंड अपनी लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस को वापस से विन कर लिया। स्लोविक नेशनैलिटीज जो स्ट्रगल कर रही थी, फाइट कर रही थी एंड इंडिपेंडेंस चाहती थी, तो इस वजह से काफी ज्यादा इंडिस्टर्ब रहा ये वाला एरिया एंड बाल्कन एरिया इसको नाउ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के एरिया से जाना गया। मतलब यहाँ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो इस वजह से इस एरिया को एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा गया। एंड इस टाइम पीरियड यूरोपियन पावर के पास काफी ज्यादा राइवलरी थी। सो यूरोपियन पावर में भी राइवलरी देखने को मिली है ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एंड नेवल एंड मिलिट्री फाइट्स। सो इन पावर्स में भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। सारी पावर जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ये सारी एक दूसरे के ऊपर होल्ड करना चाहती थी एंड बाल्कन एरिया जो अब बिल्कुल टूट चुके थे उनपे भी अपना पावर होल्ड करना चाहती थी एंड ऑफ कोर्स अपना एरिया एंड कंट्रोल को एक्सटेंड करना चाहते थे। एंड इन सारी टेंशंस की वजह से ही फाइनली जो एंड हुआ है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम सब जानते हैं। सो काफी सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जो यूरोपियन पावर के अंडर थी, उसकी कॉलोनीज थी, उन्होंने भी इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करना शुरू कर दी एंड उनको भी अब कॉलोनीज से इंडिपेंडेंट बनना था ऑफ कोर्स। सो यही सारी सिचुएशन चलती रही एंड इन दी एंड अगर हम कंक्लूजन निकालें तो जो नेशनलिज्म का आइडिया था स्पेशली इन यूरोप उसको थोड़ा सा रिप्लिकेट किया गया, लेकिन जो नेचुरल एंड यूनिवर्सल आइडिया था
वो नेशनल स्टेट और नेशन स्टेट का ही था। नेशनलिज्म अलग अलग जगह पे अलग अलग थॉट प्रोसेस से एंड आइडियाज से वेरिएशन से देखा गया, लेकिन यूनिवर्सल थिंग इज नेशन स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज गिव इट thumbs up and subscribe. Thank you very much.